welcome you all the students for the another video of Bidwan classes, and welcome you Bidwan family for this wonderful video of Java. काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल पैदा होता है, जावा तो हम हर एक बच्चा लिख लेता है कि प्रोग्राम है, ड्राई रन करो, लॉजिक बनाओ और लिखते जाओ। पर जावा में प्रॉब्लम क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता कि वो सारे जो एलिमेंट्स जो भी इंक्लूड होते हैं वो जावा बनाने के लिए, उनमें उस सारे एलिमेंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है। क्यों लिखा जाता है जब भी जावा को स्टार्ट करते हैं क्लास, क्यों लिखा जाता है पब्लिक, क्यों लिखा जाता है स्टैटिक, क्यों लिखा जाता है वॉइड, क्यों लिखा जाता है मीन, एसेट्रा एंड एसेट्रा। ये सारे चीज़ें लिखा क्यों जाता है जावा में, ये काफ़ी सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। तो आज के इस लेक्चर में हम जो बेसिक एलिमेंट्स है जावा का, जो भी बेसिक एलिमेंट्स है जावा का, हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जावा होता क्या है, व्हाट इज जावा, हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल प्रोग्राम हम लेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है हम जैसे बच्चों को, और एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी एलिमेंट्स इन जावा। जावा में जितने सारे एलिमेंट्स रहते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो वहीं पर ही क्यों रहता है, वो सारे चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड द थर्ड इज सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एलिमेंट यूज इन जावा। वो जावा के सारे एलिमेंट्स रहते क्यों हैं, सेकेंड उनका इंपॉर्टेंस क्या है जावा में, हम वो सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज जावा? So Java is nothing but it is a class-based object-oriented programming language. Java ना एक class-based programming language है। तो class-based एक है और एक है object-oriented programming language। ये दोनों का मीनिंग क्या है? हम तो काफ़ी बार जब भी डेफिनेशन लिखते हैं यही सवाल का जवाब लिखते हैं, that Java is class-based object-oriented programming language। ये हम लिखते क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर भी एक बात है, जब भी जावा लिखा जाता है ना, जावा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ऊप्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऊप्स भी बोलते हैं। ऊप्स काफ़ी बार तुमने सुना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स के अंडर आता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है हमारा ऊप्स, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है हमारा जावा। और जावा जो भी लैंग्वेज है उसको इस तरह बनाया गया है कि बिना क्लास के उसको लिखा ही नहीं जाता। क्योंकि हमारा जो क्लास है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले हम डेफिनेशन को पहले फोकस करते हैं। हम अभी ये समझेंगे कि बिना क्लास के जावा को लिखा ही नहीं जाता। विदाउट डिक्लेयरिंग द क्लास वी कैन नॉट इवन राइट एनीथिंग इन जावा, और हम लिख भी लेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब हम ये पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है? जब भी हमारी जावा में प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं वो सारा हमारी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। विदाउट ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हम कुछ भी काम नहीं कर सकते जावा में। इसीलिए जावा को एक क्लास बेस बोला जाता है, जो कि हम क्लास के नीचे ही उसको लिखते हैं या क्लास के बाउंड्री में उसको लिखते हैं। और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि फुल्ली जावा इज डिपेंडेड अपॉन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग। मतलब क्या? ये है हमारी साइंटिस्ट का नाम जिसने हमारी जावा को बनाया था, जेम्स गोसलिन। ये कब बनाए थे? ये जो प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना, जो भी डेवलपर्स होते हैं जो कि लैंग्वेज बनाते हैं, जावा हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, ऐसे ही घर में बैठ के जैसे हम हलवा बनाते हैं वैसे बनाया नहीं जाता। हम उनका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे टेक्नीशियंस, डेवलपर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स मिलके एक अच्छा सा और इजी वाला लैंग्वेज हम लोगों के लिए लेके लाते हैं। वैसे ही जेम्स गॉसलिन ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया, और ये लैंग्वेज पहली बार रिलीज हुआ बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1995। ये हमारा साल है, और इस सालों में हमारा सन माइक्रोसिस्टम ये जावा को रिलीज करवाया, जिसके लिए हम आराम से जावा के ईच एलिमेंट को, क्योंकि हमें ये भी पता है जावा एक बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है, क्योंकि वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज हम जैसे प्रोग्रामर के लिए बहुत ही इजी बना दिया गया है। धीरे धीरे अभी तो जावा के साथ साथ बहुत नए नए लैंग्वेज भी आ चुके हैं, जो कि हम जैसे प्रोग्रामर्स को ना, पहले क्या होता था,
मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। पहले क्या होता था, लैंग्वेजेस जो थे उसमें बहुत सारे हज़ार्ड थे, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होती थी वो लैंग्वेज को समझने के लिए। पर आजकल ना हमें वो वर्ड का जो भी वर्ड है, जो भी कीवर्ड है एक प्रोग्रामिंग में, उस वर्ड को देख के हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों यूज़ होता है। कुछ इसी तरह हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है हमारा जावा। नाउ वी विल बी लुकिंग टू ए सिंपल जावा प्रोग्राम। हम ना एक छोटा सा बहुत ही सिंपल वाला जावा प्रोग्राम को लेने वाले हैं। देखो, है ना ये बहुत सिंपल। हमने ये काफ़ी बार लिखा होगा, जब भी हमारी आईसीसी 9th या 10th में ये सारा टॉपिक शुरू हो जाता है, टीचर्स हमको एक क्वेश्चन देते ही देते हैं एट द फर्स्ट क्लास, वो है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। मतलब ये प्रोग्राम क्या बताता है हमें, ये क्लास डिक्लेरेशन किया गया है, उसके नीचे एक मेन मेथड डिक्लेरेशन किया गया है, उसके नीचे हमारा सारा नंबर्स इनपुट किया गया है, उसके बाद सम करके हम system.out.println बड़ी अच्छी तरह से ये सारा हमारा आउटपुट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पर हमें कभी ये नहीं पता होता है, सर पब्लिक क्यों लिखा जाता है, क्लास क्यों लिखा जाता है, क्लास का नेम यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा जाता है, यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस होते क्यों हैं, पब्लिक क्यों लिखा जाता है और कुछ क्यों नहीं लिखा गया, ये स्टैटिक में ही क्यों लिखा जाता है, यहाँ पर वॉइड क्यों लिखा जाता है, यहाँ पर मेन एसेट्रा एंड एसेट्रा। ये सारी एलिमेंट्स को ना हम आज बारीकी से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, देन आई विल बी आस्किंग यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं उसी लाइक से हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। ओके, सो ये पूरा आपको समझ में आ गया, ये लॉजिकली कैसे हुआ है, बहुत ही आसान है ये। देखिए num1 लिया गया है, देखिए num1 लिया गया है, num1 एक नंबर है। पहले मैं इसको मैथमेटिकली तुम्हें समझाना चाहूँगा, थोड़ा लॉजिकली भी मैं उसको समझाना चाहूँगा, फिर हम ईच एलिमेंट्स को ऐसे क्यों रखा गया है उसी प्लेस में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। num1 में 5 है, ये एक वेरिएबल है और ये एक वैल्यू है। दूसरा num2 जो है ये 15 है, जो कि एक नंबर है। तो सम एक वेरिएबल है जिसमें ये दोनों को क्या किया गया है, प्लस किया गया है, 5 + 15, जो कि हमारा आंसर आ जाता है इसमें 20। तो क्या होगा, सम एक वेरिएबल है जिसमें ये दोनों को ऐड कर दिया गया है, और यहाँ पे system.out.println में सम ऑफ दिस नंबर्स के बाद वो नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा इसका आउटपुट भी लिखने वाला हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में सारा चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए आउटपुट कुछ ऐसे ही होगा, सम ऑफ दीज नंबर्स, फिर कॉलन रहेगा, उसके बाद हमारा आंसर क्या है 20, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। कुछ इस तरह हमारा आउटपुट स्क्रीन में या टर्मिनल विंडो में ये चीज़ें दिखाने वाला है जब हम इस चीज़ को कंपाइल करेंगे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। अभी हाँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एलिमेंट्स इन जावा। जो सारे एलिमेंट्स हैं उसके बारे में, जैसे मैंने बोला था, हम सारे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, एलिमेंट्स के बारे में, क्यों है, कैसे है। सो नाउ वी आर मूविंग टू दिस पार्ट। तो तुमने जब प्रोग्राम देखा था, जो सम ऑफ टू नंबर्स था, तुमने वहां पर देखा था पब्लिक क्लास एड टू नंबर्स बोल के कुछ मेंशन किया गया है। अभी लेट अस टेक कि मुझे ये पब्लिक क्लास एड टू नंबर्स जो है इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आप कुछ टाइम के लिए ये सोच लो कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, एड टू नंबर्स क्या है। अगर आपको मालूम है देन पॉज दिस वीडियो फॉर 5 to 10 seconds और सोचिए कि पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, और ये जो लिखा गया ऐड टू नंबर्स ये क्या है। जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर 5 to 10 seconds और थोड़ा सोचिए कि पब्लिक क्या होता है। शायद तुमने ये सारा चीज़ थोड़ा क्लासेस में, क्योंकि तुम ये सारा चीज़ क्लासेस में ना थोड़े पढ़े होगे, बस तुम ना लिंक क्रिएट नहीं कर पाते हो, इसलिए ये सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वाला सेक्शन हम अभी स्टार्ट करते हैं। पब्लिक होता क्या है जावा में। जावा में पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, जैसे कि ये डेफिनेशन बोल रहा है, दीज आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स हुज मेंबर्स आर विजिबल टू ऑल अदर क्लासेस।
This means that any other class can access a public field or method. मतलब इसका मतलब यह है कि ये जो हमारा क्लास है ना, इसको हम पब्लिक इसलिए डिक्लेयर करते हैं ताकि बहुत सारा क्लास इस क्लास को एक्सेस कर पाए। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या है? यहाँ पर ही हम लिख चुके हैं। एक्सेस स्पेसिफायर ना, जो जितने सारे मेंबर्स को हम ये एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करते हैं वो उनका विजिबिलिटी बताता है। पब्लिक है तो बहुत सारे क्लासेस, प्रोटेक्टेड है तो कुछ क्लासेस या सब क्लासेस, प्राइवेट है तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगता है। पर अभी हम पब्लिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा इसका डीप जाना चाहता हूँ। नाउ लेट्स मूव। सो दीज आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो इसमें हम थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके हम समझे ना, तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो क्लास है जिसको हम पब्लिक बोल के एक्सेस स्पेसिफाई किए हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लास इस क्लास को एक्सेस कर सकता है और उसको यूज भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। अभी हम थोड़ा समझेंगे क्लास क्या है सर। ये तो हम सब लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में तो क्लास लिखना जरूरी है। ऐसा हम पढ़े हैं जावा के प्रोग्राम को, हमें पूरा चीज याद रह चुका है पर हमें पता नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, वी आर सो मच डीप इनटू राइटिंग द प्रोग्राम ऑफ द जावा दैट वी हैव नेवर अंडरस्टूड द ईच एलिमेंट्स ऑफ द जावा प्रोग्राम। मतलब हम इतना घुसे हुए हैं लॉजिक बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, लेंथ को टारगेट करने के लिए, सेमीकोलन को देखने के लिए, इतना हम उसमें डीप जा चुके हैं कि हम ये सारा चीज इग्नोर कर चुके हैं। मतलब whenever we are writing we have ignored this। मतलब हम जब भी लिखते हैं ना, हम लॉजिक के साथ इतना जुड़े होते हैं, हमें ये लगता है कि नहीं ये सारा चीज लिखते हैं, चलो सिर्फ लॉजिक के बारे में सोचेंगे और प्रोग्राम को लिख लेंगे। पर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें ये सारे चीजों के बारे में पता होगा ना, तो तुम ना प्रोग्राम के साथ बहुत अच्छी तरह खेल पाओगे। मतलब यू विल बी स्टार्टेड प्लेइंग विद द प्रोग्राम्स। तुम ना कस्टमाइज कर पाओगे। ये इसीलिए यहाँ पर ऐसे रुका है, इसीलिए तुम उसको चेंज भी कर पाओगे। तुम जब बारीकी से समझोगे तभी तो तुम कस्टमाइज कर पाओगे। तो चलो, तो ये शायद ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है ताकि कोई भी क्लास इसको एक्सेस कर सके। ओके, नाउ क्लास क्या है? क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट इन ए जावा विच इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, टू डिफाइन डेटा टाइप्स एंड मेथड्स। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि जावा एक क्लास बेस्ड प्रोग्राम है, और यहाँ पे देखो क्लास का डेफिनेशन कुछ वही है। ये ना क्लास ना एक, जैसे कि तुम्हारे स्कूल में क्लासेस होंगे, वो कैसे एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम बेंच रखते हैं, चेयर्स रखते हैं, व्हाइट बोर्ड लगा होता है, टीचर्स खड़े होते हैं, बच्चे बैठते हैं। कुछ इसी तरह जावा भी हमें एक स्पेस प्रोवाइड करता है, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम सारा ऑपरेशंस कर सकें। जैसे कि मेथड को बनाना है, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करना, जैसे कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना, जैसे कि किसी भी वेरिएबल को डेटा टाइप देना, ये सारा हमारा क्लास के अंदर ही बनाया जा सकता है। तो हम अभी ये समझेंगे कि मानो कि मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं जिसमें मैं क्लास डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मैं ये सारी चीजें जो कि क्लास के बाउंड्री में या एक क्लास के स्पेस में हो रहा है, मैं वो सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा। और इससे क्या होगा? ना मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ना ही वो कंपाइल होगा। देखो यहाँ पर दिया इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए क्लास की जरूरत है, डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने के लिए क्लास की जरूरत है, मेथड्स डिक्लेयर करने के लिए हमें क्लास की ही जरूरत है। इसीलिए ना हम क्लास हर बार जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं लिखना तो बनता है। मतलब लिखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बिना क्लास डिक्लेयर किए हम कभी भी किसी चीज हमारा प्रोग्राम नहीं लिख सकते। नाउ लेट स्विच दिस पार्ट। ये क्या हुआ है सर? ये तो आपने इतना बड़ा कुछ नाम लिखा है जहां पर आपने लिखा है ऐड टू नंबर्स। ये क्या है? ये आप सब लोगों को पता है? ये क्या है? ये है मेरा क्लास डिक्लेरेशन। मैं यहाँ पे क्लास को डिक्लेयर कर रहा हूं। जैसे कि हर एक क्लास में एक एक नाम होता है। जैसे कि आपके स्कूल में भी हुआ होगा, 5A है ये, 5B है, 5C है, ये सब क्लास अलग अलग होते हैं और उनका अलग अलग नाम भी होता है। कुछ इस तरह ही हमारे जावा में क्लास है
जिसमें ये उसका नाम है और यहां पर हम क्लास नेम डिक्लेयर किए हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जैसे कि हमारा पब्लिक लिखना, क्लास लिखना, ये सारा जैसे कंपलसरी है, क्लास लिखना मैंडेटरी है, पब्लिक लिखना मैंडेटरी नहीं है। थोड़ा मैं इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। सर पब्लिक लिखना क्यों मैंडेटरी नहीं है? क्योंकि पब्लिक लिखेंगे तभी तो हमारा क्लास बहुत सारे क्लासेस को एक्सेस कर पाएगा। पब्लिक लिखना इसीलिए कंपलसरी नहीं है क्योंकि पब्लिक हमारा डिफॉल्ट रहता है। डिफॉल्ट इन द सेंस क्या? ऑटोमेटिकली जब भी क्लास को कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया जाएगा, इसका मतलब वो क्लास पब्लिक ही रहेगा। इसलिए हम ज्यादातर पब्लिक नहीं लिखते हैं अगर हमारा क्लास पब्लिक होता है। तो यू कैन इवन राइट, पर क्लास लिखना जरूरी है, हमें क्लास लिखना ही पड़ेगा। और उसके साइड में एक स्पेस, थोड़ा सा स्पेस देके, यहां पे एक स्पेस होगा, यहां पे एक स्पेस होगा। देखो मैं ये कहते ना, तो मैं ये भी बता रहा हूं कि इसका सिंटैक्स लिखा कैसे जाता है। और उसके बाद ये होता है मेरा क्लास नेम, और इसी क्लास नेम को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना नाम, मेरा नाम अलग है, उसका नाम अलग है, पर हम सब है तो ह्यूमन बींग्स ही ना। कुछ इसी तरह ही क्लासेस तो जावा का सब एक ही होता है, उसके अंदर ना पर हम नाम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, तुम ये भी लिख सकते हो ऐड सम, ऐड लिख सकते हो, सम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पर लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। क्लास का नाम लिखना बहुत ही जरूरी है। इट्स कंपल्सरी टू गिव सम नेम टू दी सम नेम टू योर प्रोग्राम। जैसे कि हमारा स्कूल में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, क्लासेस तो होते हैं, उनका सेक्शन भी बहुत अलग अलग नाम का होता है। ऐसे कंपलसरी नहीं है कि ये लेफ्ट साइड में है तो ये 5A ही हो, ये राइट साइड में है तो ये 6B ही हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। पर क्लास का नाम या सेक्शन का नाम लिखना जरूरी है। कुछ इसी तरह ये क्लास का नाम हमें देना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए ये थर्ड पार्ट मैंने क्या लिखा है, दिस इज यूजर डिफाइंड क्लास नेम ऑफ दिस जावा प्रोग्राम। ये एक यूजर डिफाइंड क्लास नेम है। तो इस डेफिनेशन में थोड़ा मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये यूजर डिफाइंड मैंने क्यों लिखा हुआ है। ये जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? यूजर डिफाइंड मतलब यूजर अपनी मन से उसको जो भी नाम पसंद है, यूजर अपने खुद के ओन जो भी उसको नाम पसंद है वो सारा नाम यहाँ पे वो दे सकेगा। यूजर डिफाइन मतलब यूजर खुद से डिफाइन कर पाएगा। ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि ये क्लास है तो उसको वही नाम देना जरूरी है। जैसे कि ये कंपलसरी नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम 1 लिखूं, ये कंपलसरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द यूजर नाम को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। पर हर बार जब भी हम बोर्ड एग्जाम जाते हैं ना, ये हमें बोला जाता है कि प्रोग्राम के नाम को ना हर बार फॉर्मल लिखा करो। यहाँ पे मैंने सम ऑफ 2 नंबर्स किया है तो यहाँ पे ऐड 2 नंबर्स, देखो कितना फॉर्मल है। बहुत सारे बच्चे प्रोग्राम 1 ये वो ऐसे लिखते रहते हैं, पर वैसे मत लिखा करो कभी बोर्ड एग्जाम में ना। जब भी टीचर्स अगर तुम्हारा प्रोग्राम दिखे, प्रोग्राम का नाम देख के ही उसको पता चल जाए कि ये प्रोग्राम है क्या। टीचर को ऐसे लिखो प्रोग्राम कि उसको नाम देख के ही पता चल जाए, नंबर को भी देखने की जरूरत नहीं पड़े उसे। कुछ उसी तरह तुम ना प्रोग्राम का नाम लिखा करो, ठीक है। देन नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। ये देखो, इसको तो हम सब पहचानते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और इसको हम मेन मेथड भी बोला करते हैं। इसको हम मेन मेथड भी बोला करते हैं, मेन मेथड। ये तो बहुत पॉपुलर है इसी नाम से। पर ये मेन मेथड मेन क्यों है और कुछ क्यों नहीं? देखो पब्लिक है, यहां पर हम स्टैटिक देते हैं, स्टैटिक हम क्यों मेंशन करते हैं? वॉइड क्यों मेंशन किया जाता है और कुछ क्यों नहीं? सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये सर हम क्यों मेंशन नहीं करते, सिर्फ वॉइड ही क्यों मेंशन करते हैं? यहाँ पे मेन ही क्यों बोला जाता है? हम तो मैन बोल सकते थे या वुमेन बोल सकते थे, मेन ही क्यों बोलते हैं? ये सारे सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए जैसे कि हमने पब्लिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। पब्लिक क्या बोल रहा है? द मेथड इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड बाय JVM, which is nothing but our Java virtual machine, which helps in execution of Java program outside the class. देखो
ये JVM समझ में आ रहा है ना क्या है, विच हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम। तो मेन मेथड को पब्लिक इसलिए रखा जाता है ताकि JVM जो कि हमारे क्लास के बाहर है वो हमारी मेन मेथड को एक्सेस कर पाए, और मेन मेथड अगर एक्सेसिबल कर पाएगा JVM तभी हमारा प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए ना हमारा ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है ना, हर वक्त हम इसे पब्लिक ही रखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट जो है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक क्या है सर? स्टैटिक सब लोग बोलते हैं स्टैटिक लिखो और अच्छी तरह से लिखो, ऐसे लिख, यहाँ पे कैपिटल लेटर मत लिखना, स्मॉल लेटर लिखो। ये सारा बोलते क्यों है बच्चे? मतलब इसका लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड? लॉजिक यह है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन पहले हम पढ़ लेते हैं। इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर एनी मेथड्स comma variables of a class. It is a keyword which signifies that the particular method belongs to the class rather than a specific instance of methods do not need object creation. देखो कितनी अच्छी तरीके से ये डेफिनेशन को बनाया गया है। यहाँ पर ये बोलते हैं कि जब भी हम स्टैटिक को कैसे डिक्लेयर किया जाता है पहले वो देख लेते हैं। स्टैटिक को ना हर बार हम ना कोई भी वेरिएबल या मेथड हो उससे ठीक पहले हम ना किसी भी मेथड को या वेरिएबल्स को स्टैटिक मेंशन करेंगे। ऐसे कभी नहीं होगा कि मैं पहले मेथड लिख लूं उसके बाद स्टैटिक, ये पूरा गलत है। तो पहले हम ये समझ लिए कि उसका पोजीशन कहां पर है। देखो मेन मेथड, ये हमारा मेन मेथड है, तो देखो उससे पहले ही स्टैटिक को हम मेंशन किए हैं, तो ये है उसका सिग्निफिकेंस। पहले हमने समझ लिया उसका पोजीशन कहाँ रहने वाला है। अभी हम थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। इट इज अ कीवर्ड व्हिच सिग्निफाइज दैट द पर्टिकुलर मेथड बिलोंग्स टू द क्लास। ये जो स्टैटिक जो है ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि बोलता है कि ये जो मेथड है ना, ये जो मेन मेथड जो भी मेथड ये जो है ये क्लास को बिलोंग करता है। ये कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द क्लास पढ़ो। क्या हमने पढ़ा था इंस्टेंस ऑफ द क्लास के बारे में? इंस्टेंस ऑफ द क्लास के बारे में हमने ये पढ़ा था कि स्पेसिफिक इंस्टेंस जो होता है ये है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। समझ में आ रहा है बच्चों? ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास को ये डिपेंडेंट नहीं है, ये ना पूरा क्लास के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब ऑब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट जो है और ये जो मेन मेथड है, ये जब स्टैटिक हम बना लेते हैं तो ऑब्जेक्ट का कोई भी काम नहीं है। इसका मतलब तुम ये समझ लो कि जब भी इसी मेथड को कॉल किया जाएगा उसमें हमारी ऑब्जेक्ट का कोई भी रोल नहीं है। डायरेक्टली हम क्लास का नाम लेकर इसी चीज को डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है तुम्हें? अभी देखो दिस काइंड ऑफ मेथड्स डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे कि मैंने बोला था, जैसे कि ये हमारा मेथड जो है ये स्टैटिक है तो इसको कॉल करने के लिए ना कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम क्लास में उसको बुला सकते हैं। ये होता है इसका फंडा, इसीलिए हम इसको स्टैटिक मानते हैं। तो मैं थोड़ा तुमको क्लू देना चाहूंगा जिससे तुम इसको और अच्छी तरह से समझ लो। कभी भी हम मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं क्लास में, कभी भी हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं? कभी भी हमने मेन मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? आज जवाब है ये, क्योंकि वो डिक्लेयर होता है स्टैटिक डिक्लेयर होता है। इसीलिए हम कभी भी हमारी मेथड को इसी जो मेन मेथड जो भी है उसके लिए हमने आज तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। नाउ लेट्स मूव टू द वॉइड। सर ये वॉइड है क्या? वॉइड बहुत ही आसान है और ये कभी बदलने नहीं वाला है। void it is the keyword which specifies that a method should not have a return type। मतलब ये जो main method है ये हमारा main method कुछ भी return नहीं करता है, इसीलिए हमारा word ये जो void हम यहाँ पर mention किए हैं। समझ में आ रहा है? void means बस इतना ही समझ लो, void है तो return type नहीं है। समझ में आ रहा है? और हम अभी ये पार्ट को डिस्कस करेंगे। main string args इसका मतलब क्या है? देखो मेन होता है, मेन ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं? देखो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द JVM टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ए जावा प्रोग्राम। विदाउट मेन मेथड ए प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय JVM। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो
जो मेन मेथड जो होता है ये हमारी जेवीएम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे वो हमारी पूरी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें। और जब हम हमारी मेथड को मेन डिक्लेयर नहीं करेंगे तो जेवीएम घूमता फिरेगा। कहाँ गया वो मेन मेथड जिसका कीवर्ड है स्मॉल main। अगर हम इसको कैपिटल M भी अगर हम प्रोवाइड कर लें main, तो ये भी हमारा जेवीएम ढूंढ नहीं पाएगा। और जेवीएम ढूंढ नहीं पाएगा तो हमें पता है क्या होगा हमारा हाल, प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और हमें ये बताया भी गया है दैट जावा इज ए केस सेंसिटिव। जावा ना केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब क्या है? कैपिटल को स्मॉल कर लो वो कुछ अलग बन जाएगा, स्मॉल को कैपिटल कर लो वो कुछ अलग बन जाएगा। इसीलिए जावा को हम ऐसे ही लिखते हैं स्मॉल main, जिससे क्या है जेवीएम जब इसे ढूंढे तो ये मिल जाए और इस तरह हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। नाउ लेट्स मूव। व्हाट इज द स्ट्रिंग args? सर ये क्यों लिखा जाता है? काफी बार बहुत तुम जब भी पढ़े होगे वो डेफिनेशन सारे तुमने याद कर दिया होगा, मुझे ये पता है। तुम जब ये डेफिनेशन पढ़ रहे होगे, जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें पता होगा हाँ सर यही तो हम लिखते हैं हर एग्जाम में, तो गलत क्या है इसमें? चलो समझते हैं कि ये स्ट्रिंग args होता क्या है। ए मैथड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहले थोड़ा मैथड के बारे में समझते हैं। जैसे कि हमारा मेन एक मैथड था, ये लिखा जाता है कैसे? कुछ इस तरह मेन स्ट्रिंग args लिखा जाता है, राइट? मेन स्ट्रिंग args लिखा जाता है कुछ इस तरह। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, मैंने यहाँ स्पेस डाल दिया है, स्पेस नहीं होगा। ए मैथड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। मैथड दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरामीटराइज और विथ आर्गुमेंट्स, और दूसरा होता है विदाउट आर्गुमेंट्स। मतलब हमारे दो टाइप के मेथड्स होते हैं जिसमें इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं और पैरामीटर्स बोलते हैं। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि मेथड तो दो टाइप के होते हैं सर। एक होता है आर्ग्यूमेंट रहने वाला और दूसरा होता है बिना आर्ग्यूमेंट का। पर ये मेन मेथड में हमारा क्या है? आर्ग्यूमेंट है। तो ये वाला हमारा मेथड जो है दिस इज अ मेथड विथ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, हाँ, तो यहां पर क्या दिया है? एंड a method can be of two types. One is with parameters or arguments and the other one without any arguments. These are the command line or the arguments which are written command prompt. इसका मतलब क्या है? देखो काफी बच्चे इसके बारे में जानते नहीं होंगे जो भी जावा को अभी बिगिनर है। स्ट्रिंग args होते हैं क्या है? इसके अंदर ना हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट्स लिखे हैं विच आर रिटन कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब इसका मतलब क्या है? जो भी जावा डेवलपर्स है ना वो अपना आर्गुमेंट्स यहाँ पर छोड़ जाते हैं, इसलिए हमारी ये कुछ काम की नहीं आती पर हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। कमांड लाइन देखो, समझ में आ रहा है? दीज आर द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स विच आर रिटन कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब डेवलपर्स जो भी होते हैं कुछ भी जावा में चेंज वगैरह करने के लिए डेवलपर्स इसी ये जो आर्गुमेंट जो हमारा है इसको यूज करते रहते हैं। समझ में आया? नाउ हियर वी आर पासिंग ए स्ट्रिंग एरे। ये args है। तुम आगे अगर अभी तक तुमने एरे नहीं पढ़ा है तो तुम आगे जाकर पढ़ोगे कि ये एक एरे है हमारा जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग का सारा चीज लिखा जा सकता है। तो इसमें सारा चीज हमने स्ट्रिंग का लिखा हुआ है। देखो हियर वी आर पासिंग ए स्ट्रिंग एरे टू string array to pass argument at command line through command prompt। मतलब क्या? ये दो बार थोड़ा रिपीट हो गया है, चलो काट लेते हैं इसे। मतलब जब भी एक डेवलपर कुछ भी चीजें आर्ग्यूमेंट में लिखना चाहता है तो वो इसी आर्गुमेंट को यूज करके कमांड लाइन में लिखता है, ठीक है? नाउ args इज नथिंग बट इट इज द यूजर डिफाइंड एरे। तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, ऐसे कोई मार्क्स नहीं कटने वाला या तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। तुम इसको स्ट्रिंग AR भी लिख सकते हो, तुम इसको स्ट्रिंग ARR भी लिख सकते हो या RRR भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है? और तुम्हें यहां पर लग रहा होगा कि सर हम तो लिखते हैं स्ट्रिंग args उसके बाद हम वो जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हम लिखते हैं, ऐसे कंपलसरी नहीं है। इसलिए जानबूझकर मैंने ये वाला सिंटैक्स लिखा हुआ है। इसको यहां लिखा जा सकता है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है? नाउ लेट्स मूव। थोड़ा हम जेवीएम के बारे में समझते हैं, ठीक है?
काफी बार जेवीएम यूज हुआ है. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज दिस जेवीएम. थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, सिर्फ इसीलिए मैंने एक ही लाइन में लिख लिया है. JVM, it is a software that is configured to look for a specific method that is meant to start running an application. JVM जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम इंटरप्रेटर की नज़र से जानते हैं. इंटरप्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जब भी हमारी जावा के अंदर वो आएगा, पहले वो ढूंढेगा कौन से मेथड को, मेन मेथड को. जब ये मेथड उसको मिल जाए तभी वो हमारी वो जो पूरा जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करेगा. Hence it will be helping in executing the program. Okay? ठीक है. Now int num1 is equal to 5, num2 is equal to 15, sum semicolon, ये semicolon है कि my dear students, sum is equal to num1 plus num2. ठीक है, ये हम सब लोगों को पता है. int है मतलब डेटा टाइप है जिसमें सारा पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स रह सकते हैं, जो कि हमारा इंटीजर डेटा टाइप है. यहाँ पर होल नंबर ही तो है, 5 एक होल नंबर है, 15 एक होल नंबर है. और num1, num2, sum, ये तीनों क्या है? ये ना एक स्पेस की तरह है. जैसे कि यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करना चाहूँगा, ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे ये काफ़ी सारे स्पेसेस होते हैं. और स्पेसेस तो होते हैं पर इनका भी नाम रहना ज़रूरी है. जैसे कि एक में 5 रुक जाता है, दूसरे में 15 रुक जाता है, और ये वाला जो सम है ये एम्प्टी रहता है क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होने के बाद ही यहाँ पर वैल्यू आएगा. ये कुछ स्पेसेस होते हैं और इसका नाम क्या है? num1 है ये. इसका मतलब यहाँ पर num2. कुछ ऐसे ही स्पेसेस होते हैं और ये स्पेसेस हमारा वेरिएबल्स बनाता है. वेरिएबल्स ही एक स्पेस क्रिएट करता है जिसमें ये सारे वैल्यूज वहां पे जाके स्टोर होते हैं. और जब भी हम जावा में बुलाते हैं तो ये सारे नंबर्स को नहीं बुलाते हैं, उसी वेरिएबल्स को बुलाते हैं. तो उस वेरिएबल के साथ साथ ये नंबर्स भी हमारे पास आने लगते हैं. इसका मतलब ये है कि यूज होते रहते हैं. देखो, num1, num2, sum, these are the variables where the values are stored. इसमें हमारा सारा वैल्यूज स्टोर होके रहता है. तीसरा 5, 15, ये क्या है? ये तो हमें पता ही है, ये सारे वैल्यूज हैं. समझ में आ रहा है? अभी चलो, हाँ, system.out.println, ये पार्ट जो है काफी बार हम इसको स्किप कर लेते हैं. ये क्या है सर? ये कुछ नहीं है सर, ये एक हमारा आउटपुट स्टेटमेंट है. इसी स्टेटमेंट के अंदर ना हम जो भी लिखेंगे उस पैरेंथेसिस के अंदर वही सारा प्रिंट होगा सर. और यहाँ पे सेमीकोलन हम डालेंगे. ओके, मिस्टेक हुआ है, ठीक है, अभी सही है. ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है सर. आउटपुट स्टेटमेंट है, ये सही है, लेकिन खाली ये आउटपुट स्टेटमेंट है, ये गलत है. गलत कैसे है? देखो, सब ये जो सारा पोर्शन जितना भी है ना, सिस्टम, आउट, प्रिंटलन और इसके पैरेंथेसिस के अंदर जो भी है ना, ये सब चीजों का एक एक मीनिंग है. चलो लेट्स स्टार्ट. लेट मी से यू. सिस्टम, सिस्टम क्या है? सिस्टम इट इज द क्लास ऑफ डिफॉल्ट java.lang पैकेज. java.lang होगा, java.lang पैकेज का ये क्लास है. मतलब तुमने पैकेज के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, पैकेज के अंदर भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं. कुछ उसी तरह हमारा सिस्टम भी java.lang बोल के एक पैकेज है जिसके अंदर ये स्टोर्ड है. ठीक है, और मैं यहाँ पर डिफॉल्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी हमारा प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम्स जब भी हम लिखते हैं तो कोई भी हम पैकेज डिक्लेरेशन नहीं करते. तो पैकेज हम डिक्लेरेशन नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि पैकेज डिक्लेयर नहीं हुआ है. पैकेज डिक्लेयर होता है, वो है java.lang पैकेज डिक्लेयर होता है. ये डिफॉल्ट है, इसलिए हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. नाउ आउट. आउट क्या है? It is the static variable. It is the static variable. It is the static predefined variable. Sorry, थोड़ा मिस्टेक हो गया. It is a static predefined variable in system class of print_string type. इसका मतलब क्या है? ये जो out है ये एक हमारा static variable है जो कि हमारा कौन सा क्लास? सिस्टम. ये जो क्लास है ना, ये सिस्टम क्लास के अंदर हमारा ये जो out है ये एक वेरिएबल को प्रीडिफाइंडली, मतलब जब डेवलपर्स ने बनाया था जावा को तभी ही मेंशन कर लिया है. और मेंशन तो कर लिया है, उसके साथ साथ उसको
एक स्टैटिक टाइप बना लिया है, इसलिए कभी भी हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो कभी भी हम क्या करते हैं, स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया गया है तो कभी भी हम उसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये स्टैटिक ही है, हम उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कुछ इसी तरह ही आउट को भी हम यूज करते हैं। नाउ सिस्टम क्लास ऑफ, ये किस टाइप के हैं, प्रिंट स्ट्रीम टाइप। जब तुम बफर रीडर या इनपुट आउटपुट ये सारा चैप्टर पढ़ोगे ना, इसके बारे में तुम्हें बहुत नॉलेज मिलेगी। अभी मैं थोड़ा बोलने की कोशिश करूंगा। सिस्टम क्लास ऑफ प्रिंट स्ट्रीम टाइप, जैसे होता है ना स्ट्रिंग टाइप होता है, इंट टाइप होता है, कुछ इसी तरह हमारी सिस्टम क्लास जो है उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, कुछ इसी तरह। मैं थोड़ा लिखना चाहूंगा, स्टैटिक, ये हमारा प्रिंट स्ट्रीम और उसके साइड में हमारा आउट, कुछ ऐसे ही डिक्लेयर किया गया है हमारी क्लास जिसका नाम सिस्टम है। समझ में आ रही है? ऐसा ही हमारा प्रीडिफाइंड एक क्लास है, क्लास सिस्टम बोल के, उसके अंदर स्टैटिक टाइप और स्टैटिक वाला कीवर्ड यूज किया गया है और प्रिंट स्ट्रीम टाइप से हमारा आउट के वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। इसलिए हम जब भी ये सारे चीजों को, कभी आउट को डिक्लेयर किया है हम कभी भी डिक्लेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्री डिफाइंडली ये एक सिस्टम जैसे क्लास में डिक्लेयर हो चुका है, इसीलिए हम कभी भी उसको डिक्लेयर नहीं करते पर यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, प्रिंट। प्रिंट क्या होता है? प्रिंट और प्रिंटलन ये क्या होते हैं? It is a method present in stream class which is used to display a text on the console। मतलब ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जो कि हमारी कौन से क्लास में है? प्रिंट स्ट्रीम के क्लास में है। और इसी मेथड के अंदर हम जो भी लिखते हैं हमारी कंसोल, इसका मतलब टर्मिनल विंडो में वो अपीयर होने लगता है। इसीलिए हम जो टर्मिनल विंडो में वो सारा अपीयर होने लगता है। ये ओनली आउटपुट स्टेटमेंट आज से ना, ये एक खाली ऑर्डिनरी आउटपुट स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे ये सारे लॉजिक्स जुड़े हैं। ओके नाउ, हाँ नाउ हम ना जो हम सेमीकोलन यूज करते हैं, जो कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, ये जो डॉट्स यूज करते हैं, इसका मतलब भी है। तुमने देखा, तुमने बोला, तुमने सोचा होगा कि सर आप तो कर्ली ब्रेसेस जो है, सेमीकोलन जो है, वो सारे चीज को आपने स्किप कर लिया है। नहीं, उसको मैं सेपरेटली लास्ट रखा हूं ताकि तुम इसको अच्छी तरह से समझ पाओ। देखो फुल स्टॉप मतलब ये वाला फुल स्टॉप तो नहीं बोलूंगा, ये डॉट्स, इसका मतलब क्या है? इट इज यूज्ड टू एक्सेस मेंबर्स। मतलब जब भी हम डॉट वगैरह जो भी हम लिखते हैं, इससे क्या है, ये सारा चीज हमारा एक्सेस हो सकेगा, इसीलिए हम डॉट लिखते हैं। बिना डॉट के इस चीज को, इस मेंबर्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। हाँ देखो, कॉमा, जो कॉमा दिया था हमने कुछ इस तरह, इंट है, num1 है, कॉमा num2 है, याद आ रहा है? ये हमने डिक्लेयर किया था कुछ इस तरह, और फिर कॉमा सम हमने डिक्लेयर किया था कुछ इस तरह। ये जो कॉमा होते हैं इसका भी मीनिंग है, ये ना सेपरेटर्स होते हैं। कुछ भी एलिमेंट्स को, कुछ भी वेरिएबल्स को, कुछ भी नंबर्स को सेपरेट करने की जरूरत हो ना, तो हम इस जैसे सेपरेट का यूज करते हैं। देखो बहुत ही आसान है, which separates the elements, जो कि हमारे एलिमेंट्स को सेपरेट करता है। नाउ सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या है सर? जल्दी बोलिए, क्योंकि हम हर बार देते हैं और कभी कभी देना भूल भी जाते हैं, जिससे हमारी आउटपुट स्क्रीन में प्रोग्राम कंपाइलेशन एरर दिखाता है। लेट्स स्टार्ट। देखिए सेमीकोलन बहुत ही आसान है, ये टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर का काम क्या है सर? देखिए टर्मिनेटर वो है which shows the compiler where an instruction ends and where the next instruction begins। मतलब जब भी हम सेमीकोलन देते हैं, इससे कंपाइलर को ये पता चलता है कि हाँ ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो चुका है, और इसके बाद में जो भी लिखा होता है वो मेरा एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या मेरा एक न्यू इंस्ट्रक्शन है। समझ में आई मेरी बात? सेमीकोलन, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, ओके समझ में आई? अभी प्लस। प्लस क्या है? हमने तो जब सम मैंने किया था तब मैं बड़े आसान से num1 प्लस num2 लिख लिया था, num2 लिख लिया था। अभी ये प्लस साइन क्या है? प्लस साइन इज नथिंग बट माई असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब जो भी सारा हम नंबर्स में जो भी सारा चीज करते हैं ना, उसमें प्लस साइन, मैथमेटिक्स में भी हम यूज करते हैं, तो ये एक मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है जिससे सारा कैलकुलेशंस वगैरह होता है। ठीक है,
और इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू इज नथिंग बट आवर रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। इज इक्वल टू है हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर जिससे हमारा एक पूरा रिलेशन बनता है, ठीक है, एक पूरा इक्वेशन बनता है, या हम बोल सकते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन बनता है, पूरा एक्सप्रेशन बनता है। समझ में आ रही है? अभी कर्ली ब्रासेस, ये कर्ली ब्रासेस होता क्या है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। दीज आर दी कर्ली ब्रासेस विच आर यूज्ड टू डिफाइन दी स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए कोड ब्लॉक। मतलब जब भी हम कर्ली ब्रासेस स्टार्ट करते हैं इसका मतलब क्या है, मेरा ये जो ब्लॉक है जिसके नीचे मैं ये लिख रहा हूं, अभी मेरा कोड स्टार्ट हो चुका है। और जब भी मैं ये एंड वाला करता हूं ना कर्ली ब्रासेस, इसका मतलब यह है कि मेरा क्या है, मेरा कोड जो है जिस ब्लॉक के अंदर मैं लिख रहा हूं अभी वो खत्म हो चुका है। इसलिए यह है हमारा ओपनिंग ब्रासेस, ये है हमारा क्लोजिंग ब्रासेस। और ये हमारा क्यों यूज होता है, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द कोड को, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कोड और एंडिंग ऑफ द कोड को बताने के लिए हम ये कर्ली ब्रासेस यूज करते हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप सब लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी से, बहुत अच्छी तरह से तो आपको पता चल गया होगा कि ये पूरा प्रोग्राम जब लिखा जाता है तो ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। और लॉजिक के पीछे भागने से पहले हमें थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि लॉजिक के साथ साथ हम जो भी लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऐसा ही कुछ नया यूनिक सा प्रोग्राम ओरिएंटेड लेक्चर्स लेके आऊं तो आप सब लोग नोटिफाई हो सकें। थैंक यू सो मच।